हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये हमारा जो सोलर सिस्टम का टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में रखा है। तो आज की जो वीडियो होगी ना वो सौरमंडल के बारे में होगी, लेकिन उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करके चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सौरमंडल। सबसे पहले देखिए कि जो सौरमंडल है उसमें क्या क्या पाया जाता है। 8 ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं, तारे, पुच्छल तारे, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे सौरमंडल में पाई जाती हैं। आगे देखिए, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो इसका आंसर है मिस्र के ये थे वैज्ञानिक, इनका नाम था क्लॉडियस टोल्मी। तो सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लॉडियस टोल्मी। और कब किया? 140 एडी में क्लॉडियस टोल्मी ने ब्रह्मांड का सबसे पहले अध्ययन किया था। और क्या थी इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था भूकेंद्री धारणा या जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहा था कि जो पृथ्वी है ना वो सेंटर है, पृथ्वी को इन्होंने सेंटर माना था, और जो सभी जो प्लैनेट्स हैं और जो तारे हैं जैसे सूर्य हैं वो पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। जो भूकेंद्री धारणा या जियोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट दिया था ना टालमी महोदय ने, इन्होंने ये जो हमारी अर्थ है इसको सेंटर माना था और माना था कि सारे के सारे ग्रह और सूर्य हैं या फिर जो तारे हैं ना वो अर्थ का चक्कर काट रहे हैं। ये कहलाती है जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, आगे देखिए, ये इस तरह भी आ जाएगा ना क्वेश्चन कि जो जियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी, ये कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था? भूकेंद्री धारणा, तो टोल्मी महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 1543 में कोपरनिकस ने हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि सूर्य केंद्रीय धारणा दिया था कि इन्होंने कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र माना था, जबकि जो टॉलमी महोदय थे उन्होंने अर्थ को माना था। तो जो कोपरनिकस महोदय थे उन्होंने सूर्य केंद्रीय धारणा दी थी कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और सभी ग्रह हैं जो वो उसके सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये बोला था किसने? कोपरनिकस ने। लेकिन इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था फ्रेंड्स, इनको है ना इस धारणा को तो मानना ही नहीं था, लेकिन इनको जिंदा भी जला दिया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी थी? ये दी थी लेमेंटर महोदय ने, जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड थी जो ये बिग बैंग थ्योरी थी ये। और क्या माना था कि सबसे पहले है ना एक बहुत बड़ा पिंड था और जो किसी अन्य पिंड से टकराया और टूटकर विभिन्न छोटे छोटे पिंडों में बट गया, जिससे बने ग्रह, उपग्रह और तारे। ये सारे के सारे उस एक पिंड से टूटने के बाद अलग हुए थे ना जो टुकड़े, उनसे बना हुआ माना था। किसने? लेमेंटर महोदय ने। और कौन सी थ्योरी थी ये थी बिग बैंग थ्योरी। तो क्वेश्चन बन गया कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी? लेमेंटर महोदय ने। या फिर लेमेंटर महोदय का नाम दे देंगे और 3-4 सिद्धांत लिख देंगे कि ये इनमें से कौन सा इनका है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो हमने अब तक ये 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? वो दिया टोल्मी महोदय ने। फिर था ये हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था, जो सूर्य केंद्रीय धारणा थी, ये दी कोपरनिकस ने। और जो बिग बैंग थ्योरी थी ये दी लेमेंटर महोदय ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए हैं ये। अगला है हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? वो है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और ये चक्कर कैसे लगाती है? ये एबाब पथ पर चक्कर लगाती है। मिल्की वे की शेप कैसी है? सर्पिलाकार है। मिल्की वे की शेप सर्पिलाकार है। और मिल्की वे की नज़दीक जो आकाश गंगा है वो कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है? वो है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। यह चक्कर कैसे लगाती है? यह लगाती है एबाब पथ पर। आगे है मिल्की वे की शेप कैसी है? ये है सर्पिलाकार। फिर है फ्रेंड्स मिल्की वे की जो नज़दीक आकाशगंगा है वो कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई खोजी गई जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? वो है डवार्फ। क्या है? डवार्फ। आगे देखिए, ज्योग्राफी शब्द
हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। ये देने वाले थे इरेटास्थनीज थे। इरेटास्थनीज ने दिया था ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले, और कब दिया था? 200 बीसी में। इरेटास्थनीज ने 200 बीसी में सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे ही आते हैं एग्जाम में। इनमें से कभी कोई मिलेगा, कभी कोई मिलेगा। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। आगे देखिए, पृथ्वी की परिधि के बारे में किसने बताया? इरेटास्थनीज ने बताया। ठीक है, परिधि का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? इरेटास्थनीज ने लगाया था। और क्या बताया था? कि पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये बताया इरेटास्थनीज ने। आगे देखते हैं, जो सन है वो सोलर सिस्टम के कहाँ है? सेंटर में है। जो सारे के सारे ये प्लैनेट्स हैं, ये किसके चक्कर लगा रहे हैं? सन के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, दीप्त मंडल, प्रकाश मंडल, ये क्या है? ये फोटोस्फीयर है। जो हमारे ये सन के जो चारों ओर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दीप्त मंडल या प्रकाश मंडल। ये हमारे सूर्य की जो ऊपरी लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं हम प्रकाश मंडल, दीप्त मंडल या फिर फोटोस्फीयर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य की ऊपरी परत है वो कौन सी है, तो इन तीनों में से कोई एक मिलेगा, उसको टिक करके आना है। या तो दीप्त मंडल होगा, या प्रकाश मंडल होगा, या फोटोस्फीयर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो एक लाल रंग की पतली लेयर दिखाई देती है ना, में ये इस तरह से, तो क्या होती है वो? उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोस्फीयर बोलते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें एक लाल रंग की पतली लेयर दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्रोनोस्फीयर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोनोस्फीयर हमें कब दिखाई देता है? ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे होता है। ठीक है, आगे देखिए, जो सूर्य है उसमें 2 गैसें पाई जाती हैं। ये 2 गैस कौन सी हैं? ये हैं हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन सी 2 गैसें हैं? वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन तो है 74% और हीलियम है 26%। फिर जो आगे अगला क्वेश्चन है वो है, सन का डायमीटर कितना है? सन का डायमीटर हम वैसे राउंड फिगर में तो बोलते हैं 14 लाख किलोमीटर, या फिर ये वैसे कितना है एग्जैक्ट? ये है 13.9 लाख किलोमीटर है जो सन का डायमीटर है ये। आगे देखते हैं, जो सन की जो ऊपरी परत है उसका टेम्परेचर है वो कितना है? वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा सन है उसकी जो ऊपरी परत है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है, सन की कोर का टेम्परेचर कितना है? वो है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हम फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन एक बार। देखिए, सन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, केंद्र में है। फिर हमने पढ़ा जो दीप्त मंडल या प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर है ना, वो सूर्य की ऊपरी जो लेयर है वो है। फिर हमने पढ़ा क्रोनोस्फीयर कब दिखाई देता है? ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखाई देता है। और ये होता क्या है? ये एक लाल रंग की पतली लेयर होती है, और जब भी सूर्य ग्रहण होगा तभी हमें दिखाई देगा क्रोनोस्फीयर। फिर हमने पढ़ा सूर्य में 2 कौन सी गैसें पाई जाती हैं? वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन है 74% और हीलियम है 26%। फिर हमने सन का डायमीटर पढ़ा, राउंड फिगर में है 14 लाख किलोमीटर, और वैसे अगर हम नॉर्मल एग्जैक्ट पता करें तो कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर है सन का डायमीटर। फिर सन का टेम्परेचर है जो ऊपरी परत का तो है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन का, और जो कोर है सन का वहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। इतना हमने पढ़ा। इनमें से अगर मान लो सन में से कुछ भी आएगा ना तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए, ये देखो उपसौर और अपसौर, ये एचटेट में भी आया था ये क्वेश्चन, नेट में भी आया था एक बार ये। तो देखो, जो उपसौर है वो क्या होता है? जब पृथ्वी की और जो सूर्य की है ना आपसी जो दूरी है वो कम से कम जब होती है ना, तो उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी की और जो सूर्य की दूरी अधिकतम होती है उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। तो देखिए, जब है ना सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट होगा तो कहलाएगा उपसौर। और ये किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है।
3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है, जिस टाइम पे सूर्य और पृथ्वी सबसे अधिक निकट होते हैं, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं तो तब कहलाता है अपसौर यानी कि एपिहेलिन। ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है, ठीक है। तो देखो, जब 3 जनवरी को जब उपसौर होता है यानी कि सूर्य और पृथ्वी की कम से कम दूरी होती है एक दूसरे से, तो उस टाइम पर वो एक दूसरे से कितनी दूर होते हैं? 14.70 करोड़ किलोमीटर होते हैं 3 जनवरी को। और जो 4 जुलाई होती है, जब ये एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं, उस दिन जब अपसौर की स्थिति होगी ना, उस दिन इनकी दूरी होगी आपस की 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो जब बिल्कुल पास होते हैं ना, तब तो होते हैं 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे, और जब सबसे दूर होते हैं तब होते हैं 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे। आगे देखिए, ये देखो, हम अपसौर और उपसौर तो हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, जिसमें अपसौर में तो दूरी होती है सूर्य पृथ्वी की 15.21 करोड़ किलोमीटर, और उपसौर में एक दूसरे से 14.70 करोड़ दूर होते हैं। अच्छा, अब है एवरेज डिस्टेंस है जो सूर्य का और पृथ्वी का, वो कितना है? ये तो हमने सबसे अधिक और सबसे कम पढ़ा है, लेकिन हम अगर एवरेज माने तो कितना है? वो है 14.95 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की और पृथ्वी की एवरेज दूरी, ठीक है। अगला देखो, जो अपसौर होता है ना, जिस दिन सबसे अधिक दूरी पर होते हैं सूर्य पृथ्वी एक दूसरे से, अपसौर को ग्रीष्म विषुव कहा जाता है। अपसौर को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म विषुव। ये कब होता है अपसौर? 4 जुलाई को होता है, ठीक है। फिर है उपसौर। उपसौर को क्या कहते हैं हम? शीत विषुव। उपसौर शीत विषुव, जो कि 3 जनवरी को होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिख लेना आप। अगला देखना, रोटेशन या घूर्णन क्या कहलाता है? अपनी ही धुरी पर घूमना। मान लो ये धुरी है और इसी के चारों ओर ही ऐसे ही अपनी ही धुरी पर घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं घूर्णन। और परिक्रमण, नाम से पता चल रहा है, देखो, परिक्रमण, परिक्रमा किसी और की जाती है ना, तो किसी अन्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। तो सूर्य का जो रोटेशन टाइम है, जो घूर्णन गति है उसकी, वो कितनी है? वो है 25.38 दिन। जो आउटर पार्ट पर घूमता है ना, वो तो 38 दिन में घूमेगा, वैसे जो मिडल पार्ट में घूमता है वो है 25 दिन में, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य का जो रिवॉल्यूशन है गैलेक्सी के चारों ओर, वो कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। और गति कितनी है सूर्य की? वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूमता है। जब वो रिवॉल्यूशन करता है ना गैलेक्सी के चारों ओर, तो वो 25 करोड़ वर्ष लगाता है, और इसमें गति जो होती है वो होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती हैं? हम सब जानते कि 8 मिनट, हम बोलते हैं 8 मिनट, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है? 8 मिनट 16 सेकंड और 6 नैनो सेकंड। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड और 6 नैनो सेकंड में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। आगे देखिए, ये हमने पढ़ा अब तक सूर्य का। अब पढ़ेंगे मून का या चंद्रमा। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। जो मून है ना, वो अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह है। मून की घूर्णन गति और जो परिक्रमण गति है ना, वो दोनों ही सेम होती हैं। इसको अच्छे से याद रखना। अगर कोई पूछे कि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति कितनी है, तो वो दोनों ही सेम है। और वो कितनी है? वो है 3680 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 3680 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना ही टाइम तो वो घूर्णन करने में लेता है, और इतना ही परिक्रमण, यानी कि जो चंद्रमा है वो इतना ही टाइम तो खुद की धुरी पर घूमने में लेता है, और इतना ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है, ठीक है। और ये कितने टाइम में करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में परिक्रमण गति भी है इसकी ये, और घूर्णन गति भी है। एक चक्कर पूरा कर लेता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में चंद्रमा। आगे है रिवॉल्यूशन व रोटेशन टाइम और स्पीड सेम होने के कारण जो चंद्रमा है ना, हम उसका क्या कर पाते हैं? केवल और केवल 57 या 59% भाग ही देख पाते हैं। जो चंद्रमा है उसकी घूर्णन गति भी और परिक्रमण गति भी दोनों ही सेम है, जो कि है
3680 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी कारण से जो चंद्रमा है ना, हम उसका केवल 57% भाग ही देख पाते हैं। या तो 57 लिखा हुआ होगा या फिर 59 लिखा होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। इनमें से कोई एक लिखा होगा, आपको उस पर टिक कर देना है, ठीक है। आगे है अपभू और उपभू। जो मिनिमम और जो मैक्सिमम दूरी है ना सूर्य की और पृथ्वी की, वो है अपभू। जो है उसमें क्या है, जो सूर्य की जो दूरी है, सॉरी ये चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से, वो दूर होती है। यानी कि सबसे ज्यादा दूरी पर जब मून होगा ना पृथ्वी से, उसको बोलेंगे अपभू। और सबसे पास होगा जब चंद्रमा पृथ्वी से, उसको बोलेंगे उपभू। तो जो अपभू होता है उसमें जो चंद्रमा है वो कितनी दूरी पर होता है, इसमें चंद्रमा की दूरी होगी 4,06,000 किलोमीटर दूर होगा पृथ्वी से जब अपभू की स्थिति बनती है। ये वो स्थिति है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। फिर है उपभू। जो उपभू होता है ना, उसमें पृथ्वी और चंद्रमा मिनिमम दूरी पर होते हैं एक दूसरे से, और वो दूरी कितनी होती है, 3,64,000 किलोमीटर। तो ये चंद्रमा का भी देख लिया हमने कि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति सेम है, जो कि है 3680 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना टाइम लेता है एक चक्कर पूरा करने में, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। फिर हमने देखा कि जो अपभू है उसमें जो मैक्सिमम दूरी है वो कितनी है, वो है 4,06,000 किलोमीटर। और उपभू जो है उसमें पृथ्वी चंद्रमा की मिनिमम दूरी होती है, वो है 3,64,000 किलोमीटर। फिर बची है जो चंद्रमा की औसत दूरी है ना पृथ्वी से, वो कितनी है, वो है 3,84,000 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बताओ, तो हमें औसत दूरी पर ही टिक करके आना है। 3,84,000 हाँ ये 400 भी बोलते हैं इसको। या तो एग्जैक्ट ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, इन्हीं दोनों में से एक मिलेगा। या तो 3,84,000 मिलेगा या 3,84,400 किलोमीटर मिलेगा। आगे देखते हैं, जो चंद्रमा की जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, वो लेती है 1.3 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 1.3 सेकंड में जो मून लाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है। अगला है फ्रेंड्स, चंद्रमा का डायमीटर कितना है, वो है 3,475 किलोमीटर। जो चंद्रमा का डायमीटर है वो है 3,475 किलोमीटर। चंद्रमा कैसे पथ पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, वो है दीर्घवृत्ताकार पथ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमण करता है वो करता है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा तलों में 5 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण चंद्रमा कभी कभी पृथ्वी कक्षा तल में आ जाता है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, क्या है, जो चंद्रमा है और पृथ्वी है ना, उनका जो कक्षा तल है उसमें 5 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण कभी कभी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के कक्षा तल में आ जाता है और तभी चंद्र ग्रहण होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो पाता। एक कैलेंडर यानी कि एक साल में मैक्सिमम कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, ये है 7 चंद्र ग्रहण। कितने हो सकते हैं, 7 चंद्र ग्रहण। और कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी 7 हो सकते हैं। एक वर्ष में कितनी बार सूर्य ग्रहण हो सकता है, कम से कम तो 2 बार और अधिक से अधिक 5 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 5 बार सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो जिस साल 2 सूर्य ग्रहण होते हैं तो 5 चंद्र ग्रहण होंगे उस साल में, और जिस साल 5 सूर्य ग्रहण होते हैं तब 2 चंद्र ग्रहण होंगे, यानी कि टोटल होंगे 7। अगर 2 सूर्य ग्रहण होंगे तो 5 चंद्र ग्रहण होंगे, और अगर 5 चंद्र ग्रहण होंगे तो 2 सूर्य ग्रहण होंगे। इस तरह से होगा, 2 सूर्य ग्रहण तो 5 चंद्र ग्रहण, और 5 सूर्य ग्रहण तो 2 चंद्र ग्रहण। आगे देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान जो होता है वो कैसे होता है, वो स्थिर होता है और भार में कमी आ जाती है, और 1/6 भाग कम हो जाता है वेट का। ठीक है, यानी कि देखो, किसी का वेट 60 किलो है तो उसका 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कहाँ पे, चंद्रमा पे। अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो वो उसका वेट कितना रहेगा चंद्रमा पे,
1/6 यानी कि उसका 10। ठीक है, 60 का हो जाएगा 10। आगे देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं सूर्य का और चंद्रमा का, अब पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। देखो, अर्थ जो है वो क्या है, एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। और हमारी पृथ्वी की जो अनुमानिक जो आयु है वो कितनी है, 46 बिलियन। और पृथ्वी का एक सैटेलाइट भी है जो है मून। ठीक है, आगे है पृथ्वी की शेप कैसी है, ये है जियोड यानी कि भू आब, जो कि नाशपाती की शेप की है और ये ध्रुवों पर से अंदर की ओर धसी हुई है, ये वाली शेप है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसका डायमीटर कितना है, वो है 12,752 किलोमीटर तो भूमध्य रेखा पर है, और ध्रुवों पर है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, हमारी अर्थ का डायमीटर भूमध्य रेखा पर है 12,752 और ध्रुवों पर है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है वो कितनी है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी 6,377 किलोमीटर और ध्रुवों पर होगी 6,371 किलोमीटर। आगे है घनत्व। जो घनत्व है उसको हम किस यूनिट में मापते हैं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापते हैं। और 1 सेंटीमीटर जो क्षेत्र है उस पर कितने ग्राम भार है जो उसको पता किया जाता है इसमें। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्षेत्र पर जो भार है ना उसको काउंट किया जाता है घनत्व में। अर्थ पर जो घनत्व है वो औसत कितना है, वो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है पृथ्वी का जो घूर्णन है, जो दैनिक गति है, रोटेशन है, वो क्या है, 24 घंटे है। ठीक है, या तो 24 घंटे लिखा होगा या फिर एग्जैक्ट पूछेंगे तो इस तरह लिखा होगा, 23 घंटे 4 मिनट और 40 सेकंड है पृथ्वी की घूर्णन जो है वो। अच्छा, आगे देखिए, जो गति है 16,067 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे क्या होता है, दिन रात बनते हैं और महासागरीय जो धाराएं हैं ना वो चलती हैं और हवाएं चलती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, जो वार्षिक जो रिवॉल्यूशन है उसका, वो कितना है फ्रेंड्स, उसकी गति है जो, उसकी गति है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना है इसका टाइम कितना है, ये है 365 सही 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 16 सेकंड में जो पृथ्वी है वो अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेती है। ठीक है, ये इसकी वार्षिक गति होती है। और यहाँ पे दोनों की दोनों जो गतियां हैं ना इसकी, घूर्णन और परिक्रमण, इनसे 2 क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आते हैं। वो क्या है, दिन और रात कौन सी गति के कारण बनते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति या परिक्रमण गति। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति है ना उसके कारण दिन और रात बनते हैं। जो पृथ्वी घूर्णन करती है ना अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन और रात बनते हैं। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है जो वो परिक्रमण करती है ना, पृथ्वी जो परिक्रमण करती है उसके कारण बनती हैं ऋतुएं, यानी कि दिन और रात की जो लंबाई होती है वो परिवर्तित हो जाती है, वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग होती है। और ऋतुओं की जो ऋतु होती हैं वो किसके कारण परिवर्तित होती हैं, जैसे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बसंत आ गया, फिर बरसात आ गई, ये किसके कारण होती हैं, ये जो हमारी अर्थ की जो रिवॉल्यूशन होता है, जो परिक्रमण होता है ना उसके कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन है, घूर्णन गति के कारण तो बनते हैं दिन रात और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण बनती हैं ऋतुएं। आगे देखिए, ये एक पॉइंट है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। जो हमारी अर्थ है वो घूर्णन गति करती है, यानी अपने ही अक्ष पे घूमती है। जो अर्थ है वो जैसे पंखा घूमता है अपने अक्ष पे, तो उस घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है, घूर्णन गति है ना उसी के कारण ही जो ओशियन करंट्स हैं, जो हमारे महासागर हैं उनमें जो धाराएं चलती हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही चलती हैं। कैसे, जैसे देखो ये अक्ष है पृथ्वी का और अपने ही अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है, तो अपने ही अक्ष पे हमारी पृथ्वी है वो घूमेगी, तो जो हवा टकराएंगी ना वो महासागरों के जल को धकेलेंगी, और जब पानी में जो गति होगी उसको प्रेशर के साथ धकेला जाएगा तो क्या होगा, जो धाराएं हैं वो चलेंगी, तेजी से चलेंगी फिर। ठीक है, अगला है, जब पृथ्वी है ना अपनी धुरी पर घूमती है तो जो भी भाग सूर्य के सामने आएगा वहाँ तो दिन हो जाएगा और दूसरी साइड रात हो जाएगी।
ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना कि जो दिन रात है वो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं, ये क्लियर हो गया है। कैसे, देखो हमारा यहाँ पे है मान लो सन, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन का चक्कर नहीं, मान लो ये अपनी ही दूरी पर घूम रहा है। तो जो ये वाला भाग है इसका, ये सन के आगे सामने जब आया तो सन की लाइट से यहाँ पे दिन हो गया, और जो ये पीछे वाला भाग था जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पे होगी रात, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, घूर्णन गति के कारण ओशियन करंट्स चले और दिन रात बने, ठीक है। आगे है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जलमंडल है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है। ये था हमारी पृथ्वी का। एक बार पृथ्वी का फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और अनुमानिक आयु है 46 बिलियन, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी की शेप कैसी है, वो है जियोड यानी कि नाशपाती की शेप की है। ये ध्रुवों पर तो अंदर की ओर धसी हुई है, और आगे इसका डायमीटर पढ़ा हमने, जो भूमध्य रेखा पर इसका डायमीटर है वो है 12,752 किलोमीटर, और ध्रुवों पर है वो है 12,714 किलोमीटर। फिर इसकी त्रिज्या है वो डायमीटर की आधी होगी, डायरेक्ट सी बात है। तो त्रिज्या है भूमध्य रेखा पर 6,377 किलोमीटर, और ध्रुवों पर है 6,371 किलोमीटर। फिर हमने पढ़ा घनत्व। घनत्व जो है वो क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्षेत्र पर कितने ग्राम भार लगा है वो कहलाता है घनत्व। तो हमारी पृथ्वी का घनत्व है जो औसतन वो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जो हमारी पृथ्वी का जो दैनिक गति होती है, जो घूर्णन गति होती है, उसका टाइम है वो कितना है, वो है 24 घंटे, और एग्जैक्ट टाइम पूछे तो है 23 घंटे 4 मिनट और 40 सेकंड। जो घूर्णन गति है वो किस स्पीड से होती है, हमारी पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर किस स्पीड से घूमती है, वो है 1667 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ये घूर्णन गति है ना, इसी कारण से तो दिन रात बनते हैं, और इसी कारण से हवाएं चलती हैं, और जो हवाएं हैं वो जब ओशियन में पानी को आगे धकेलेंगी तो महासागरीय धाराएं चलती हैं। फिर अगला है पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, एक बार जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है। और गति है वो कितनी है, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके कारण जो परिक्रमण गति है ना, इसी के कारण ही ऋतुएं बनती हैं और दिन की जो लंबाई है उसमें परिवर्तन होता है। फिर हमने पढ़ा जो अर्थ है वो घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर, उसके कारण क्या क्या होता है, तो उसके कारण ओशियन करंट्स चलते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन गति करती है, उसी के कारण दिन और रात बनते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी का जो जलमंडल है पृथ्वी पर वो कितना है, वो है 71%, और स्थलमंडल है वो है 29%। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए अगला पार्ट हम कल करेंगे फ्रेंड्स। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना।